हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप सबों के सामने लेके आया हूं वो है हमारे इतिहास के, भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। वह युद्ध जो 3 युद्ध हुए थे, इस युद्ध को 3 युद्ध हुआ था और जिसको आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला युद्ध के बारे में, और वो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में। और ये प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो चलिए जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। और जो लोग इतिहास से रुचि रखते हैं उन सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही रुचिकार साबित होगा, जो मैं आप सबों के सामने एक पीपीटी के माध्यम से आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम लोग आज जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, और यह जो युद्ध हुआ किन के बीच में हुआ, इन सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कराया गया था 1451 ईस्वी में, और बात है दिल्ली सल्तनत का। और जो अफगान जो है वहाँ पे लोदी राजवंश का शासन चलता था, और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का एक बहुत ही महान योद्धा, एक शासक के रूप में थे। और वे जो थे 1570 से सल्तनत का राजा भी हुआ करते थे, इब्राहिम लोदी। और बात है बाबर की। जैसा आप सबों को पता है, शुरुआत में मैंने बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो हमने अभी इब्राहिम लोदी की बात की। अब हम लोग बात करते हैं बाबर का। बाबर का जो कहा जाता है कि जो बाबर थे वे तैमूर और चंगेज खान दोनों के एक वंशज के रूप में जाने जाते थे। और ये जो बाबर है फरगाना जो उज्बेकिस्तान में है वहाँ के एक शासक के रूप में जाना जाता था। अब बाबर जो थे वे 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा भी किया था। उसने समरकंद पर भी कब्जा करने की कोशिश तो की, लेकिन 3 बार कोशिश उन्होंने किया, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबर जो थे वह पंजाब की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना विजय का रथ है वो पंजाब की ओर फेर देते हैं। और उन्होंने पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था। जो पंजाब के जो गवर्नर थे जिनका नाम दौलत खान था, उन्होंने ही इब्राहिम लोदी को, माफ़ कीजिएगा, बाबर को इस क्षेत्र पे पंजाब पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। और जो उस वक्त पंजाब में इब्राहिम लोदी का शासन था, तो उसके शासन को अस्थिर करने के लिए ये दौलत खान जो हैं वो बाबर को न्योता देते हैं पंजाब पर आक्रमण करने के लिए। फिर बात आती है 1524 ईस्वी की। तो बाबर जो है उस वक्त लाहौर पहुंचता है, लेकिन लोदी की सेना ने उसे वापस भेज दिया था। लाहौर पहुंचने के बाद भी जो लोदी के जो शासन थे, सेना लोग थे, उन्होंने बाबर को वापस भेज दिया था। उसने एक अन्य विद्रोही सरदार की मदद से लोदी को फिर से हराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। किसको? बाबर को। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं कि बात करते हैं अब हम लोग 1526 ईस्वी की। तो उसमें बाबर जो थे उन्होंने बेहतर खुफिया नेटवर्क के साथ बेहतर तैयारी की, क्योंकि वे बहुत ही पराजित हुए थे। पंजाब पर भी उन्होंने सफलता नहीं पाया। फिर उन्होंने बहुत सारी खुफिया नेटवर्क पर काम करवाया और खुफिया जानकारी उन्होंने प्राप्त की। फिर भी लेकिन जो लोदी की तुलना में उसके पास कम संख्या में सैनिक थे। किसके पास? बाबर के पास। इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा भारी संख्या में शासन थे, माफ़ कीजिएगा, सेना थे, पर बाबर के पास उतना सेना की संख्या नहीं थी। फिर भी उसने अपने लोगों को 3 टुकड़ियों में बेहतर ढंग से संगठित किया। कौन? बाबर ने। ठीक है। और इस युद्ध के साथ उन्होंने उपमहाद्वीप में बारूदी अगन्य
अस्त्रों और मैदानी तोपखाने को भी शुरुआत किया। किसने? बाबर ने। ठीक है, 3 टुकड़ों में उन्होंने अपनी सेना को बांटा। उनकी संख्या तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहतर ढंग से संगठित रूप से उन्होंने सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा। पहला भाग क्या था? उपमहाद्वीप क्षेत्र में अगण्य अस्त्रों को यहाँ पे डाला गया। दूसरा था आपका मैदानी तोपखाना। तो ये दो चीज़ थे, उन्होंने अपने इस सेना की टुकड़ी में काम कराया था। फिर बात करते हैं लोदी की सेना, जो घुड़सवार सेना और विशेषकर हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी। लोदी की जो सेना थी, जो पहले के समय में दुश्मन को झटका दे सकती थी और उन्हें परास्त भी कर सकती थी। जो लोदी की जो सेना था वो घुड़सवार वाली सेना थे, उनके पास घोड़ों की बहुत अधिक संख्या थी, घोड़सवार सैनिक थे और हाथियों का भी झुंड था उनके पास, जो युद्ध में वे उनका प्रयोग करते थे और अपना जीत हासिल करते थे। क्योंकि ये भी कहा जाता है, इतिहास में बताता है कि जिन सैनिकों के पास, जिन राजाओं के पास हाथी का दल होता है, वे काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। फिर इस बार गोलियों की भयानक आवाज़ ने हाथियों को इतना उत्तेजित कर दिया कि लोदी की कई लोग उनके पैरों तले कुचले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर जो थे, जब वे विजय हासिल नहीं किए थे तो वे काफ़ी तैयारी किए थे और अपना जो सेना का संगठन था उसको भी स्ट्रॉन्ग किए थे, संख्या कम होने के बावजूद। और उन्होंने एक तकनीकी मतलब एक विकसित हथियार का प्रयोग किया था, जो थी बंदूक। जो गोलियां की जो आवाज़ जो होती थी उससे हाथियों को उत्तेजित कर दिया और उसी के कारण हाथियों के पैरों के तले लोदी के कई शासक कुचले गए, राजा माफ कीजिएगा, सेना कुचले गए थे। ठीक है, और इसी के बाद वे विजय हासिल भी करते हैं बाबर ने। असंख्यात्मक रूप से बेहतर सेना होने के बावजूद लोदी को बहादुरी युद्धों के मैदान में बाबर की विशेषज्ञता से मेल नहीं खा सकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल क्यों नहीं खाया? क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था उसके पास भारी संख्या में सैनिक दल थे और हाथियों का झुंड था, लेकिन उसी का उल्टा बाबर के पास सेना कम थी, पर वे सेना को ही संगठित रूप से तैयार करते हैं और यहाँ पे आधुनिक हथियार का वे प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से उन्हें जीत मिल पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सैन्य प्रतिभा की। तो एक सैन्य प्रतिभा और आधुनिक तकनीक और युद्ध के कारण इब्राहिम लोदी को की लगभग 50,000 सेना केवल 12,000 मजबूत सेना के हाथों हार गई। 50,000 किसकी? इब्राहिम लोदी की सेना थी। अब 12,000 सेना किसकी थी? तो वो था आपका बाबर की सेना, और उससे वे पराजित हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो बाबर यहाँ पे विजय हासिल करते हैं, तो विजय हासिल करने के पीछे का कारण क्या था? आप लोग वैसे पिछले स्लाइड में ही देख चुके हैं, फिर भी मैं आप सबको बताता हूँ कि जो बाबर जो थे वे उनके जो सैनिकों के द्वारा बंदूकों का इस्तेमाल से उन्हें युद्ध में जीत का दावा करने में मदद मिली, और लोदी सेना तोपखाने कौशल के मामले में पिछड़ रही थी, और तोपों से निकलने वाली आवाज़ से लोदी के युद्धों हाथी भयभीत हो गए। ठीक है, अब पागल हो गए और उसके बाद कई सेना को कुचल दिया गया हाथियों के द्वारा। तो ये भी एक जीत का कारण माना जाता है। अगला ये भी कहता है कि जो बाबर के पास हथियारों की अधिक उसके पक्ष में उत्कृष्ट रणनीति थी, जिसने उसे युद्ध में विजयी होने में मदद मिली थी। बाबर की योजना के अनुसार सैनिकों की नियुक्ति ने उन्हें लोदी की इतनी बड़ी सेना को हराने में मदद मिली थी। तक यहाँ पे सुसंगठित रूप से अपना सैन्य दल को वे करते हैं, बाबर सैन्य दल को वे मजबूत करते हैं, और इब्राहिम लोदी को इतनी जो बड़ी सेना थी
उसको वे हरा देते हैं। तो ये सारी बातें। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, लड़ाई के ही दौरान पेश की गई बाबर की नई रणनीति तुलगुमा और अराबा थी। तुलगुमा ने सेना को बाएं और दाएं और मध्य इकाइयों में विभाजित करने को उल्लेख किया था। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी सैन्य दल को संगठित रूप से बनाने का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो नतीजा आया है आप सभी को जानते हैं। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और भारत में लोदी राजवंश का अंत होता है और दिल्ली सल्तनत का भी अंत होता है। और इसी के अलावा सल्तनत के अंत के साथ भारत में मुगल शासन का भी शुरुआत हो जाता है। ठीक है, बाबर इसको हराते हैं, इब्राहिम लोदी को, और इसी के साथ हमारे देश भारत में मुगलों का प्रवेश हो जाता है और इस सल्तनत का स्थापना हो जाता है। और आधुनिक हरियाणा का एक हिस्सा पानीपत भारत के इतिहास की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों की भूमि रही है और वह भूमि भी है जहां भारत के उत्तरी भाग पर शासन के लिए सबसे अधिक लड़ाइयां लड़ी गई और पानीपत की तीसरी लड़ाई भी देश के इतिहास में लड़ी गई सबसे महान लड़ाइयों में से एक माना जाता है। तो इस तरह से आज के हम लोग वीडियो में पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में जाना है। और प्रथम युद्ध हमारा हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और बाबर जो है काफ़ी पराजय के होने के बाद वे पूर्णतः तैयारी करके आते हैं और आधुनिक हथियार के साथ वे इस लड़ाई को लड़ते हैं और पूरी सुसंगठित सैन्य दल के साथ वे इस युद्ध पे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जाना। हम लोग अगला देखेंगे पानीपत की द्वितीय युद्ध के बारे में। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।